स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत लिखित भाषा शिक्षण के अर्थ, उसके तत्व, उद्देश्य और महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। पिछली कक्षाओं में भी हम इसके विषय में अध्ययन कर चुके हैं, है ना। कौन से मुख्य दो रूप होते हैं? मौखिक और लिखित। और हम मनुष्य हैं तो अपने भाव, विचार और अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस समाज के द्वारा जो ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं ना। और जब इसी भाषा को हम लिपि के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा। किसी भाषा की लिपि का अर्थ उस भाषा की मूल ध्वनियों के लिए प्रयुक्त चिन्हों, विशेषों से होता है। इस प्रकार जो लिखित भाषा होती है वो मौखिक भाषा का ही प्रतिरूप होती है, और हम जो मौखिक भाषा है उसको व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह विशेषों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। और हमारे जीवन में इन्हीं दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक जीवन में हम सर्वाधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जीवन के मुख्य और स्थायी कार्य लिखित भाषा में होते हैं। क्या सामाजिक हो या फिर राजनीतिक, चाहे वो धार्मिक हो, अर्थात मानव जीवन के सभी कार्यों को चलाने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जैसा सभी ने देखा भी होगा, हम सभी करते भी हैं, जो विभिन्न कार्यालय वगैरह है या जितने भी क्रियाकलाप करते हैं हम बाहरी क्षेत्र में, उन समस्त विवरण को हम लिखित भाषा के माध्यम से ही संचित रखते हैं। और मानव जीवन के सभी अनुभव, ज्ञान, विज्ञान, चाहे धर्म, दर्शन हो, पुराण हो, ग्रंथ हो, महत्वाकांक्षाएं, ये सभी भी हम लिखित भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित रखते हैं। किस लिए? जिससे कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। और मानव जाति की जो सभ्यता है उसका प्रतीक कहाँ वर्णन है? उसकी प्रतीक का साहित्य में लिखित भाषा के द्वारा ही उसका वर्णन है, और सभ्यता का प्रतीक उसका साहित्य लिखित भाषा की ही देन है। ठीक है, अब हम सबसे पहले लिखित भाषा के अर्थ को समझेंगे, तत्पश्चात लिखित भाषा की शिक्षा। ठीक है, जो लिखित भाषा है वो इस प्रकार से है। लिखित भाषा कई अर्थों में मौखिक भाषा से अधिक महत्वशाली होती है। पहली बात तो यह है कि लिखित भाषा मौखिक भाषा के रूप को परिमार्जित कर उसे निश्चित रूप प्रदान करती है। दूसरी बात यह है कि उसे स्थायित्व प्रदान करती है। और तीसरी बात यह है कि जहाँ मनुष्य स्वयं नहीं पहुँच सकता वहाँ अपने विचार लिखित भाषा के माध्यम से पहुँचा सकता है। और लिखित भाषा के ही माध्यम से हम एक पीढ़ी की उपलब्धियों को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, और ये हमारे विकास का सबसे बड़ा आधार है। अर्थात लिखित भाषा के अभाव में हमने यह सब विकास नहीं किया। संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी लिखित भाषा के माध्यम से ही संभव हुआ है। एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि आज का यह सुसंस्कृत जीवन लिखित भाषा के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, और इसके अभाव में हम सुसंस्कृत जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो भी सारी सामग्रियों का वर्णन करना है या किसी के बारे में अपने विचार व्यक्त करने हैं उसको हम किसी न किसी रूप में लिखेंगे, और जो लिखित भाषा है इसके द्वारा ही हम अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। अर्थात इसके माध्यम से जो भी हमारी उपलब्धियां हैं उनको हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकते हैं, और ये हमारे विकास का मुख्य आधार है। ठीक है, अब लिखित भाषा की शिक्षा
कि वास्तव में लिखित भाषा की शिक्षा क्या होती है। जैसे बच्चों को पढ़ने अर्थात पढ़कर अर्थ समझने और लिखने अर्थात अपने भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में निपुण करना, और इन मूल उद्देश्यों के लिए हमें उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है। जिस प्रकार मौखिक भाषा के लिए सबसे अधिक उत्तम साधन मौखिक भाषा के प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना होता है, उसी प्रकार जो लिखित भाषा है तो उसी के अंतर्गत लिखित भाषा की शिक्षा के लिए भी बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करना ही सर्वोत्तम उपाय होता है। क्योंकि बच्चों को हम जितना अधिक अवसर देंगे उतना ही अधिक वो अपनी त्रुटियों को दूर करेंगे और अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये कार्य करने से पूर्व हमें उनके भावों विचारों को समझना होता है, तभी वो अपने भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में निपुण हो सकते हैं। ठीक है। अब लिखित भाषा के तत्व, इसके कुछ तत्व है, क्योंकि जो भाषा का मूल रूप है वो क्या है, मौखिक होता है, और मौखिक भाषा की इकाई वाक्य, वाक्य की इकाई शब्द, और शब्द की इकाई अक्षर होते हैं। ठीक है। और प्रत्येक भाषा के अक्षरों को हम चिन्ह विशेषों से प्रकट करते हैं। इन चिन्ह विशेषों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। मीन्स जो भी चिन्ह और अक्षर का हम प्रयोग करते हैं, इकाई वाक्य या वाक्य की इकाई या शब्द और शब्द की इकाई, इनको हम किसी न किसी चिन्हों के द्वारा ही व्यक्त करते हैं, और इन चिन्हों विशेषों को ही उस भाषा की लिपि कहते हैं। और लिखने की दृष्टि से लिपि का ज्ञान होना पहली आवश्यकता है, और दूसरे स्तर पर शब्द ज्ञान, और तीसरे स्तर पर सर्वमान्य वाक्य रचना का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही लिखित भाषा के मूल तत्व हैं। अर्थात लिखित भाषा की शिक्षा का सरल अर्थ है कि इन तीनों मूल तत्वों की शिक्षा लेखक अक्षरों के लिए प्रयुक्त शुद्ध लिपि चिन्हों को लिखे, शब्दों को उनके शुद्ध रूप में लिखे और व्याकरण संबंध वाक्य लिखे, ये आवश्यक होता है। लेकिन कुछ और तत्व भी हैं जो लिखित भाषा के प्रभाव को बढ़ाते हैं, और उनमें विचारों की सुसंबद्धता, विषयानुकूल भाषा शैली, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग और स्पष्ट एवं सुंदर लेख मुख्य है। इन्हें हम लिखित भाषा के गौण तत्व भी कह सकते हैं, और यहाँ हम इन सभी तत्वों के बारे में सूक्ष्म से अध्ययन करेंगे। ठीक है। अर्थात थोड़ा बहुत हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके बारे में ज्ञान होना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी हम जिस भी भाषा में किसी भी लिपि को का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसके लिए हमें इन सब की आवश्यकता होती है। वैसे जो तीन मूल तत्व थे, जैसे शब्द ज्ञान, सर्वमान्य वाक्य रचना और लिपि का ज्ञान, ये तो इसके मुख्य तत्व हैं। साथ ही साथ ये जो तत्व हैं ये भी गौण तत्व है, और इनकी भी आवश्यकता हमको किसी भी लिपि को व्यक्त करने के लिए होती है। ठीक है। सबसे पहले देखिए लिपि। जो लिखित भाषा के तत्व हैं, लिपि लिखित भाषा का मूल तत्व है। जब तक लेखक को इस लिपि का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, तब तक वह अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप नहीं दे सकता। इसलिए लेखक को सबसे पहले प्रत्येक अक्षर के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह विशेष का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमारी हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, उसमें स्वतंत्र ध्वनियों के अतिरिक्त कुछ संयुक्त ध्वनियाँ भी हैं, और इसके लिए हम भिन्न भिन्न चिन्हों को संयुक्त रूप में प्रकट करते हैं। और भाषा की जो दूसरी विशेषता है उसमें मात्राओं का प्रयोग भी है, और इसके लिए भी हम अलग अलग वाक्य शब्दों का, अक्षरों का और मात्राओं का प्रयोग करते हैं, और लेखक को इन सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए।
सेकंड, शब्द। अब शब्द भाव, विचार एवं अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्तम शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। अतः लेखक का शब्द ज्ञान विस्तृत होना चाहिए और शब्द ज्ञान के अंतर्गत दो बातों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। प्रथम, शब्द का शुद्ध उच्चारण एवं द्वितीय, शुद्ध लेखन और उसका सही अर्थ जानना। और इसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अपने भाव, विचार और अनुभव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वाक्य। अब अभिव्यक्ति की इकाई वाक्य होते हैं, चाहे वह अभिव्यक्ति मौखिक रूप से की जाए या फिर लिखित रूप से। जो भाषा है वो अपने प्रयोजन में तभी खरी उतर सकती है जब जो लेखक है वो सर्वमान्य वाक्य रचना करे, अर्थात जब भी वो वाक्य रचना करे उसमें व्याकरण संबंध वाक्य रचना हो और जो वाक्य रचना का अर्थ हो वो स्पष्ट हो, नियमों को वो सही से प्रस्तुत करे और अनुकरण के द्वारा सर्वमान्य रूप को लिखना सीख सके। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से जो वाक्य होते हैं उसको प्रस्तुत करने में कोई भी त्रुटि नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट, विचारों की सुसंबद्धता। विचारों की सुसंबद्धता, जो भाषा और विचार है उनका एक दूसरे से अटूट संबंध है, इसीलिए भाषा की समृद्धता विचारों को और अधिक समृद्ध बनाती है और विचारों की समृद्धता भाषा को समृद्ध बनाती है। जैसा भाषा के समृद्धता की बात करें तो जो 3 मूल तत्व है उसके बारे में बताया था कि इन्हीं तीनों तत्वों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है और इसका जो चौथा तत्व है वो विचारों की समृद्धता है। इसलिए आवश्यक है कि जो लेखक है वो विचारों को अत्यधिक गहन और उन विचारों को पाठक के समक्ष तार्किक क्रम में प्रस्तुत करे। इसके पश्चात है विषयानुकूल भाव शैली। लिखित भाषा का अर्थ वाक्यों के समूह से नहीं होता, वह तो एक रचना होती है जिसमें विषय, भाव और अवसरानुकूल शब्दों का चयन करना होता है और उन्हें एक विशेष क्रम में प्रस्तुत करना होता है। इतना ही नहीं, लेखक को पाठक को अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए कहीं गंभीर होना पड़ता है, कहीं विरोधी विचारों पर व्यंग करना पड़ता है, कहीं चुटकी लेनी होती है तो कहीं फुलझड़ी छोड़नी होती है। अर्थात जो लेखक है वो अपने विचार को विषय के अनुकूल भाषा और शैली में ही अभिव्यक्त करे। तत्पश्चात लोकोक्ति और मुहावरे। जो लोकोक्ति और मुहावरे हैं ये वाक्य की इकाई शब्द होते हैं और शब्द विशेष ही लोकोक्ति एवं मुहावरे होते हैं, इसलिए उन्हें शब्द ज्ञान के अंतर्गत ही रखना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि ना तो ये केवल शब्द है और न केवल वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं ना 9 2 11 होना, ये अपने में ना तो शब्द है और ना ही वाक्य है, लेकिन यदि हम इसके शब्दों पर ध्यान दें तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। और जो मुहावरा है उसमें भाग जाने का अर्थ में हमने किसका प्रयोग किया कि 9 2 11 हो जाना, और 9 2 11 लिखने से जो अभिव्यक्ति है उसमें परिवर्तन आ गया और लेखक ने शब्दों के साथ साथ लोकोक्ति और मुहावरों का सही प्रयोग किया और उसके साथ जो भाव व्यक्ति है उनके लिए भी प्रयोग करना चाहिए और साथ ही साथ इनके प्रयोग करने का सही ज्ञान भी होना चाहिए। अब सुंदर लेख। वैसे अब जो समय है उसमें टंकण और मुद्रण की सुविधाएं हो गई हैं, टाइप करना और प्रिंटिंग, लेकिन सामान्य जीवन में हमें पेन पेंसिल से ही लिखना होता है और टंकण और मुद्रण के लिए तो हमें क्रमशः मूल और पांडुलिपि के हाथ से ही लिखना होता है। यदि हम चाहते कि पाठक टंकण करता अथवा कंपोजिटर उसे सही ढंग से पढ़े तो उसे स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक होगा। स्पष्ट और सुंदर लेख का क्या अर्थ होता है? स्पष्ट और जो सुंदर लेख है उसका अर्थ ये होता है कि हम अक्षरों को सही रूप में सही आकार में लिखें, प्रत्येक अक्षर की ऊंचाई समान हो,
उनका आकार सुडौल हो और ये भी ध्यान रखा जाए कि शब्दों के बीच एक अक्षर की और दो लाइनों के बीच एक अक्षर की ऊंचाई की दूरी छोड़ी जाए। ये भी आवश्यक है कि मात्राओं को उनके यथाचित स्थान पर उचित रूप से लगाया जाए और शब्दों के ऊपर शीर्ष रेखा खींची जाए। जब इस प्रकार के हम सभी नियमों का पालन करेंगे तभी हम सुंदर लेख लिख सकते हैं और इसके द्वारा हम अपने अक्षरों को सही रूप में व्यक्त कर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिखित भाषा शिक्षण के उद्देश्य। जो भाषा शिक्षण है इसके क्या उद्देश्य है। वैसे विद्यालयों में जो लिखित भाषा होती है उसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को दूसरे द्वारा लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त विचारों को समझने और अपने भाव विचार एवं अनुभवों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में निपुण करना होता है। ये भाषा शिक्षण के तीसरे और चौथे उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें बच्चों को भाषा के तत्वों का ज्ञान कराना होता है। साथ ही साथ उन्हें साहित्य की विभिन्न विधाओं और उनकी विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान कराना होता है। उन्हें सस्वर पठन और मौन पठन में प्रशिक्षित करना होता है। उन्हें सुंदर सुडौल और स्पष्ट लेख लिखाना सिखाना होता है। उन्हें विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना होता है। उनमें स्वाध्याय और लेखन के प्रति रुचि जागृत करनी होती है और उनमें भाषा तथा साहित्य और देश के जाति तथा धर्म के प्रति स्थायी भाव बनाना होता है। और लिखित भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, सबसे प्रथम है ज्ञानात्मक उद्देश्य, द्वितीय है कौशलात्मक उद्देश्य और तृतीय है भावात्मक उद्देश्य। संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत इन्हीं उद्देश्यों का अनुकरण किया जाता है जब हम लिखित भाषा कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है इसके अंतर्गत छात्रों को लिपि, शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति और मुहावरों का ज्ञान कराना, छात्रों को शब्दों की शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों के प्रयोग और साहित्य की विभिन्न विधाओं एवं उनकी विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान कराना, साथ ही साथ छात्रों को मानव जीवन से परिचित कराना, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। इसके पश्चात कौशलात्मक उद्देश्य, इसके अंतर्गत छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित आरोह अवरोह एवं समझ पूर्वक सस्वर पाठन करने और पूर्ण मनोयोग के साथ समझ पूर्वक मौन पठन करने में निपुण करना, छात्रों में शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रसंगानुकूल अर्थ निकालने और पठित अंश का विश्लेषण कर उसके केंद्रीय भाव को समझने की योग्यता का विकास करना, और जो छात्र हैं उनको सुंदर लेख लिखने, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखने और व्याकरण सम्मत वाक्य रचना करने में निपुण करना। और कौशलात्मक उद्देश्य का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भी छात्र हैं उनको विषय के अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने और अपने विचारों को तार्किक क्रम में अभिव्यक्त करने में निपुण करना। अब इसके पश्चात भावात्मक उद्देश्य की भावात्मक उद्देश्य क्या है। जो छात्र हैं उनमें साहित्याध्ययन एवं स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में अपने भाव एवं विचारों को लेखबद्ध करने की रुचि उत्पन्न करना और छात्रों में भाषा एवं साहित्य के प्रति आदर का स्थायी भाव बनाना और उनकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास कर उन्हें मौलिक रचना करने की और प्रवृत्त करना। और सबसे अंत में छात्रों को समाज, देश, जाति और धर्म के प्रति संवेदनशील बनाना। ये थे विद्यालय में जो लिखित भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं वो, और इन्हीं उद्देश्यों के द्वारा हम अपने भाव, विचार और अनुभवों को अभिव्यक्त करने में निपुण होते हैं। ठीक है, अब है इसके पश्चात जो भाषा शिक्षण है कि संस्कृत में
भाषा शिक्षण के क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए महत्व को उसके बारे में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मातृभाषा का शिक्षा का माध्यम होती है क्या, मातृभाषा। और इसीलिए मातृभाषा ही क्या, चाहे कोई भी भाषा हो ना, जब भी हम शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम दोनों रूप, मौखिक और लिखित, इसी का ही प्रयोग करते हैं, है ना। और लिखित भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखे हुए ज्ञान को निश्चित रूप देते हैं और उससे स्थायी स्मृति का अंग बना लेते हैं। अर्थात जो स्मृति है वो हमारी स्थायी हो जाती है और जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान को भी हम संचित करके रख सकते हैं। किस रूप में, लिखित रूप में। ठीक है, अब भाषा शिक्षण के अंतर्गत बालकों को 4 मूलभूत भाषाई कौशल सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में निपुण कराना। इन चारों भाषाई कौशलों के विकास में लिखित भाषा का कार्य बहुत सहायक होता है। सर्वप्रथम आप बोलने के कौशल को ही ले लीजिए। यदि कोई भाषणकर्ता भाषण देने से पहले अपने भाषण को लिखित रूप में तैयार करता है तो उसे लिखित रूप में तैयार करते समय विषय सामग्री को तार्किक क्रम में संजोता है और साथ ही साथ उसे पिरोता है, भाव व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करता है और वाक्यों में अलंकारिक गुण उत्पन्न करता है और उसे संक्षिप्त परंतु पूर्ण रूप प्रदान करता है और भाषण देने से पूर्व उसे 1-2 बार पढ़कर सेट कर लेता है, जिससे भाषण देते समय उसे भटकना नहीं पड़े और वह धारा प्रवाह भाषण करने में सफल हो सके। जैसा पिछली कक्षा में हमने विधियों के बारे में अध्ययन किया था ना, तो उसमें बताया था कि कोई भी विधि हो उससे पूर्व हमें योजना कर लेनी होती है। उसी प्रकार जब वाद विवाद विधि में हम भाग लेते हैं तो भाग लेने से पहले यदि कोई वक्ता अपना वक्तव्य लिखित रूप में तैयार करे और उसे 1-2 बार पढ़ बोल लेना तो वाद विवाद में भाग लेने में उसे सुविधा होती है और वो प्रभावशाली ढंग से अपना मत प्रस्तुत करते हैं। अच्छे वक्ता भाषण देने या वाद विवाद में भाग लेने से पहले अपने भाषण एवं वक्तव्य को लिखित रूप में तैयार करते हैं और जहाँ तक पढ़ने लिखने के भाषाई कौशलों के विकास का प्रश्न है, इनका विकास तो बिना लिखित भाषा के प्रयोग के किए ही नहीं जा सकते। जब तक बालकों को अक्षरों को उनके सही आकार एवं स्वरूप में लिखना नहीं सीख लेते, शब्दों को उनकी शुद्ध वर्तनी में लिखना नहीं सीखते और वाक्यों का उचित क्रम में विराम चिन्हों का प्रयोग करना नहीं सीखते, उन्हें पढ़ने लिखने के कौशलों में दक्ष नहीं किया जा सकता। और यह सब सीखने के लिए उन्हें लिखित अभ्यास करना होता है और लिखित रचना की शिक्षा के लिए तो बच्चों को लिखित कार्य ही कराना होता है। जब हम भाषा के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों, जो भी टेक्स्ट बुक है, उनसे जब हम कोई कार्य देते हैं ना बालकों को, चाहे वो गद्य, पद्य, कहानी, लेखन एवं निबंध हो, तो शिक्षण करने में भी लिखित कार्य का ही हम प्रयोग करते हैं और बालकों को जो कुछ भी पढ़ाया सिखाया जाता है उसे स्थायी रूप प्रदान करने के लिए बच्चों को उसे लिखकर व्यक्त करने के लिए कहा जाता है और बिना लिखित कार्य के भाषा के साहित्य का शिक्षण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसी के लिए हम कुछ लिखित कार्य और भाषा साहित्य शिक्षण में लिखित भाषा के महत्व और उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से हम इसके इन महत्वों का अनुकरण करेंगे। सर्वप्रथम है अनुलोक, प्रतिलेख और श्रुतिलेख। जो श्रुतिलेख है या अनुलेख, इनके द्वारा हम बालकों को क्रमशः अक्षरों एवं संयुक्ताक्षरों को उनके सही रूप में लिखने, शब्दों को उनकी शुद्ध वर्तनी में लिखने और वाक्यों को विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लिखने का अभ्यास कराते हैं और ये लिखित भाषा शिक्षण का सर्वप्रथम
पद होता है, स्टेप होता है। जब तक बालक मौखिक भाषा को लिखित भाषा के रूप में प्रस्तुत करने में निपुण नहीं होते, वे कुछ भी पढ़ने सीखने में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ मौखिक भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं और लिखित भाषा के द्वारा वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तत्पश्चात रचना। भाषा प्रयोग की वस्तु क्या है? रचना है। और जब तक उसका विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न रूपों में प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें दक्षता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए विद्यालयों में मौखिक एवं लिखित रचना की शिक्षा दी जाती है और ये दोनों प्रकार की रचनाएं एक दूसरे पर निर्भर करती है। मौखिक रचना को उचित रूप देने के लिए उसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसे आवश्यक काट छांट कर उसे उचित स्वरूप प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ उसे उचित रूप देने से पहले उस पर मौखिक कार्य किया जाता है और उसे मौखिक रूप में पहले तैयार किया जाता है और तत्पश्चात उसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार मौखिक और लिखित किसी भी प्रकार की रचना शिक्षण हो, इनमें लिखित कार्य का अपना ही महत्व होता है और लिखित कार्य की अपनी ही उपयोगिता होती है। ठीक है। तत्पश्चात प्रश्नोत्तर इसके अंतर्गत भी हम इसको दो वर्गों में विभक्त करते हैं। सर्वप्रथम मौखिक रूप में और द्वितीय लिखित रूप में। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में संग्रहित किसी भी गद्य पद्य का विकास किसी भी विधि से क्यों न किया जाए, उसमें प्रश्नोत्तर का प्रयोग अवश्य होता है। पाठ के विकास में तो प्रश्नोत्तर का प्रयोग किया जाता है और दोनों रूप में होता है, क्योंकि मौखिक रूप में और लिखित रूप में बच्चों से हम लिखित रूप से प्रश्न पूछने और लिखित रूप में ही उनके उत्तर प्राप्त करने पर एक तरफ बच्चों का सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है और दूसरी ओर उनकी लिखित भाषा में भी निखार आता है। लेकिन पाठ शिक्षण के उपरांत पाठ शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नोत्तर का प्रयोग होता है और हम इन प्रश्नोत्तर का प्रयोग भी दो रूप में करते हैं, है ना, मौखिक रूप में और लिखित रूप में। और सबसे अंत में मौलिक रचना। मौलिक रचना ये भाषा शिक्षण का अंतिम चरण होता है। अंतिम चरण किस प्रकार से? जो बालक होते हैं वो मौलिक रचना करते समय जो कहानी, कविता, लेखन, निबंध आदि लिखने की और वो अग्रसर होते हैं, इसके लिए पहली आवश्यकता ये होती है कि मौलिक चिंतन और दूसरी आवश्यकता होती है कि अपने मौलिक चिंतन को लिखित रूप प्रदान करना। इसकी शिक्षा के लिए विद्यालयों में हमें कहानी लेखन प्रतियोगिता, मौलिक कविता लेखन प्रतियोगिता और मौलिक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए और इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र मौलिक रचना करने का प्रशिक्षण सहज में ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अर्थात जो भाषा है उसको हम तभी सही रूप में व्यक्त कर सकते हैं जब उसका हम दोनों रूप मौखिक और लिखित का प्रयोग करें, और जब तक हम मौखिक भाषा को लिखित भाषा में व्यक्त कर उस ज्ञान को एक निश्चित रूप नहीं दे सकते हैं, तब तक हमारे द्वारा जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको हम स्थायी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हमारे ज्ञान को निश्चित रूप देने के लिए और उसे स्थायी स्मृति का अंग बनाने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है और लिखित भाषा के द्वारा ही हमारे विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं और इसके द्वारा हम अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाते हैं और लिखित भाषा हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। और इसके साथ साथ जो भी हमारे पढ़ने लिखने की कौशल है, इनमें हम तभी निपुण माने जाते हैं जब हमने मौखिक रूप से उसको सीखने के पश्चात उसको हम लिखित रूप में नियमित अभ्यास करें। और लिखित रचना की शिक्षा बालकों के लिए तो एक आवश्यक
महत्वपूर्ण तत्व है और बच्चों से जो भी कार्य कराते हैं वो लिखित रूप में ही संपन्न कराना होता है। इसके लिए हमें चाहिए कि बालकों को समय समय पर लिखित अभ्यास कराए और उन्हें प्रतिदिन पढ़ने लिखने के कौशलों में दक्ष करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं उनका अवलोकन कराए, जिसके द्वारा जो बालक है वो अपने विचारों को मौखिक और लिखित दोनों रूप में व्यक्त कर सके और वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। ओके, थैंक यू क्लास।